और दोस्तों तो हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यायपालिका के बारे में। तो हम लोग न्यायपालिका का जितना भी खंडन यहाँ पे है उसको देखेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय, राज्यों का अन्य न्यायालय ने हाई कोर्ट की बात किया है, अधीनस्थ न्यायालय। फिर इसको तीन टाइप में बांटा गया है: राजस्व न्यायालय, फौजदारी, दीवानी। फिर दीवानी को करके इस तरह फौजदारी को करके बहुत सारे इसमें विखंडन किया गया। तो हमको इसमें नहीं पढ़ना है, हमको बेसिक आज हमारा है सुप्रीम कोर्ट के बारे में जानना है। तो न्यायालय कुछ समय से अन्य प्रयोग भी करता आ रहा है, जैसे पारिवारिक आंदोलन, लोक आंदोलन, उपभोक्ता आंदोलन, बाल किशोर न्यायालय, सॉरी आंदोलन नहीं, अदालत, ठीक है, फास्ट ट्रैक अदालत, मोबाइल अदालत, ई अदालत, ग्राम अदालत इत्यादि। तो हम लोग अगर बात करें, हमको बात करना है सुप्रीम कोर्ट के बारे में। आज हम लोग सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो उसके 2 दिन पश्चात यानी कि 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया था, ठीक है। संविधान में ये इसका वर्णन भाग 5 के अंतर्गत अध्याय 4 में इससे जुड़े प्रावधान दिया गया है, जो अनुच्छेद 124 से लेके 147 तक फैला हुआ है। अगर हम लोग बात करें इसके गठन की, तो सर्वोच्च न्यायालय के गठन की बात किया जाए तो सर्वोच्च न्यायालय के गठन जो मूल संविधान था उसमें सब कुछ मिला के 8 न्यायाधीशों का प्रावधान किया गया था, जिसमें एक मुख्य थे और 7 अन्य थे। लेकिन वर्तमान समय में देखा जाए तो 34 न्यायाधीश हैं। कितने हैं? 34 न्यायाधीश हैं, जिसमें से एक मुख्य है और 33 अन्य है। अगर हम लोग बात करें न्यायाधीशों की संख्या को कम या ज़्यादा संख्या में बढ़ोतरी या कमी करने के लिए तो संसद कर सकती है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि संसद कानून बना के उनकी संख्या को बढ़ा सकती है, लेकिन उनकी संख्या को घटा नहीं सकती, ठीक है। ऐसा 5 बार किया गया। कितनी बार किया गया है? 5 बार किया गया है। तो वर्तमान में 34 न्यायाधीश हैं, जिसमें से एक मुख्य और 33 अन्य। इसके जस्ट पहले एक 31 थे, जिसमें से 30 अन्य थे और एक मुख्य न्यायाधीश था। अगर हम लोग बात करें कि योग्यता के बारे में, न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, तो अगर उसकी बात करें तो सबसे बड़ी चीज़ तो भारत का नागरिक हो। दूसरा, वो एक या अधिक हाई कोर्ट में कम से कम 5 वर्षों तक जज रह चुका हो, या फिर एक या अधिक वर्षों तक हाई कोर्ट में लगातार 10 वर्षों तक वकील रह चुका हो, या फिर राष्ट्रपति की नज़र में वो परंपरागत विधि वेता हो, ठीक है। तब जाके वो मतलब अवेलेबल होगा किसके लिए? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए, ठीक है। तो अगर मुख्य न्यायाधीश की बात किया जाए इसमें, तो मुख्य न्यायाधीश के लिए भी यही प्रोसेस, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। अगर कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल कितना होता है? 65 वर्ष, यानी अधिकतम कितना है? 65 वर्ष। 65 वर्ष से ज़्यादा नहीं हो सकते। यहाँ पे संविधान में कहीं पर भी या संसद द्वारा किसी भी पारित कानून में ये उल्लेख नहीं है कि कम से कम कितनी एज होनी चाहिए, उसका उल्लेख कहीं पर भी नहीं मिलता है। अगर वेतन की बात करें तो जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो उसका वेतन 2,80,000 रुपये, जो अन्य है उसका 2,50,000 रुपये है। अगर हम लोग बात करें नियुक्ति की, तो नियुक्ति आपका संविधान के आर्टिकल 124 यानी कि 124 में उसका वर्णन किया गया है, और ये कहा गया कि कॉलेजियस प्रणाली के द्वारा ही राष्ट्रपति द्वारा उनकी नियुक्ति होती। नियुक्ति तो करता है राष्ट्रपति, लेकिन किसके अंतर्गत? कॉलेजियस प्रणाली के अंतर्गत किया जाता है। 99 संशोधन में क्या हुआ? 99 संविधान संशोधन में कोशिश की गई कि कॉलेजियस प्रणाली को हटाकर नई प्रणाली अप्लाई किया जाए, लेकिन वो उसको निरस्त कर दिया गया, अमान्य घोषित, असंवैधानिक घोषित करके उसको निरस्त कर दिया गया, ठीक है। अगर हम लोग बात करें, चलिए शपथ ग्रहण की, तो ये शपथ ग्रहण आपका आर्टिकल 124 के जो क्लॉज है 6 क्लॉज में दिया गया है, और ये बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति होने से पहले वह व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति या उसके द्वारा किसी नियुक्त व्यक्ति की सम्मति से क्या कर सकता है कि शपथ ग्रहण करता है। राष्ट्रपति हो या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई दूसरा व्यक्ति हो, जो जिसे राष्ट्रपति नियुक्त किया, उसके सामने क्या कर सकता है? वो शपथ ग्रहण कर सकता है। अगर हम लोग बात करें पदमुक्ति की,
तो अगर पद मुक्ति की बात किया जाए तो पद मुक्ति जो सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश है वो पद मुक्ति की बात की जाए तो ये दो तरीके से हो सकता है। पहला है आर्टिकल 124 के अंतर्गत, दूसरा है जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के अंतर्गत उसको पदमुक्त किया जा सकता है। अगर हम लोग बात करें कि वो त्यागपत्र दे दे तो वो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे के अपने पदवी से मुक्त हो सकता है। तो आइए अगर हम लोग बात करें उसको पदमुक्त करने के लिए तो क्या क्या प्रोसेस है उसको देखा जाए। तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जज को दो आधार पे पदमुक्त कर सकते हैं। पहला है साबित कदाचार के अनुसार और दूसरा है अक्षमता के द्वारा। ठीक है, पहला है साबित कदाचार, यानी कि कदाचार साबित हो जाए तब, या फिर वो अपने कार्य करने में सक्षम न हो तब। ठीक है, उन दो तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, उन दो आधार पे हम लोग उसके पद से मुक्त कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि ये प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को हटाने की ये लोकसभा या फिर राज्यसभा दोनों में से कहीं पर भी आ सकती है, लेकिन उसके लिए दो शर्तें हैं। पहला कि उसको लाने के लिए कम से कम लोकसभा में 100 और राज्यसभा में 50 लोगों का हस्ताक्षर, मतलब सदस्यों का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। और दूसरी कि 14 दिन पहले उसे नोटिस देना जरूरी है। ठीक है, जिनको हटाया जा रहा है उनको 14 दिन पहले नोटिस देना जरूरी है। अगर देखिए पहले क्या हो जाएगा, अगर नोटिस दे दिया गया तो पहले हुआ क्या है कि लोकसभा में 100 व्यक्ति और राज्यसभा में 50 व्यक्ति ने हस्ताक्षर कर दिया कि हाँ इस कारण की वजह से उनको हटाया जा रहा है जो भी है। तो फिर क्या होगा कि 14 दिन पहले उनको नोटिस दी जाएगी, और नोटिस जैसे उनको दी जाएगी फिर क्या होगा, अध्यक्ष या सभापति ये एक जांच समिति का गठन करेगा। ठीक है, जांच समिति का गठन करेगा, फिर वो जांच समिति क्या करेगी, जांच करेगी। ठीक है, वो जांच समिति क्या करेगी, जांच करेगी। और जांच में अगर ये पाया गया कि जो बातें हो रही हैं न्यायाधीश के बारे में अगर वो सत्य हैं, ठीक है, अगर वो सत्य हैं तो फिर क्या होगा, अगर सत्य ठहरा जाएगा तो फिर बारी बारी लोकसभा और राज्यसभा में विशेष बहुमत से पारित होगा। जैसे ही पारित होगा फिर क्या करेगा, राष्ट्रपति द्वारा उनको हटा दिया जाएगा उनके पद से। ठीक है, उनके पद से उनको तुरंत फिर राष्ट्रपति द्वारा हटा दिया जाएगा। अगर हम लोग बात करें इस प्रक्रिया की तो यह प्रक्रिया आज तक कभी भी लागू नहीं हो पाई, लेकिन 3 बार इसका प्रयास किया गया। ठीक है, एक वी स्वामी जब थे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश तब, वो सौमित्री सेन की जब हाई कोर्ट के न्यायाधीश तब, और दीपक मिश्रा जो न्यायाधीश थे आपके सुप्रीम कोर्ट के तब, ये 3 लोग थे। तब इन पे क्या किया गया, प्रक्रिया अप्लाई की गई, लेकिन ये हटे नहीं, पारित नहीं हो पाया, जिससे वो हट नहीं पाए। अगर हम लोग बात करें जांच समिति की तो जांच समिति बनेगी तो उसमें 3 लोग होंगे, तो वो 3 सदस्य की समिति बनेगी। कितने लोगों की, 3 लोगों की। पहला जो होगा वो सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान कोई जज होगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का कोई वर्तमान जज होगा, और जो 2 सदस्य होंगे उसमें से एक तो हो गया सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान जज, जो 2 सदस्य होंगे उसमें हाई कोर्ट का वर्तमान का मुख्य न्यायाधीश, और दूसरा है आपका पारंगत विधि वेता। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें घटनाएं होंगी तब जाके जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज होगा उनको उनके पद से हटाया जाएगा। तो आज हम लोग क्या पढ़ें, सर्वोच्च न्यायालय का गठन, कार्यकाल, योग्यता, वेतन, नियुक्ति, शपथ ग्रहण और पदमुक्ति के बारे में पढ़ें। अगर हम लोग बात करें उनके क्षेत्राधिकार की तो इनके पास बहुत प्रकार के क्षेत्राधिकार हैं। अगर पहले ही बात करें हम लोग तो प्रारंभिक मूल क्षेत्राधिकार है, प्रारंभिक बोले या मूल क्षेत्राधिकार बोले। ठीक है, दूसरा अपीली क्षेत्राधिकार, तीसरे की बात करें सलाहकारी क्षेत्राधिकार है, उसके बाद अभिलेख, उसके बाद पुनः, यानी कि बहुत सारे इनके पास क्षेत्राधिकार है। तो उसके क्षेत्राधिकार के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।